हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी लाइड स्कीम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना से अपने आप को बचा रहे होंगे और यूँ ही बचाए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि अगर आप इंदौर से हैं तो आप देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी हद तक मैंने उसमें कई सारी हेल्पलाइन नंबर्स डाले थे जो कि अगर आप इंदौर से तो काफ़ी आपको मदद करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप अवेयरनेस पॉइंट ऑफिस से देखना चाहते हैं तो देखिए मेरा। और डेली मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो है लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, सो आप वो भी देख सकते हैं। मेरी इंटरनेशनल लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है। तो जो यूपीएससी के हैं वो बिल्कुल अवश्य ही देखिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है वो। इसके अलावा आज हम करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। एमपी लेड स्कीम, यह हमारा पार्लियामेंट, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अब हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, क्यों है, कब आया और किसके अंडर में है। सो एमपी लेड स्कीम जो है, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, रिसेंट डिक्लेरेशंस जानेंगे। इसके अलावा रीजंस फॉर सस्पेंशन जानेंगे और वे फॉरवर्ड। सो इसके अलावा हम चलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशंस पे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में एमपी लेड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यहाँ आप एस लिखा हुआ है तो जिसकी जगह आप जो है वो स्कीम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इससे ये साबित होता है कि ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद भवन में बनाई गई स्कीम है और उनके द्वारा ही जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस नाम से हमें इतना तो पता चलता ही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लॉन्च ऑन 23 दिसंबर 1993। तो ये कब लॉन्च हुई थी? 1993 में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए जो हैं वो इसमें हर एक एमपी को मिलते हैं, भले फिर वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो या नॉमिनेटेड हो, दोनों ही हाउसेस से। इसके अलावा टू टेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये इसीलिए होती है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले सकें उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अब यहाँ पे जो है ये 3 पॉइंट्स और हैं जो कि जिसमें बताया गया है कि अप्लीकेबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा एमपीज। ओके, तो ये यहीं पर अप्लीकेबल होती है, मतलब इन द सेंस कि पार्लियामेंट हाउस में जो एमपीज हैं उन सब के लिए। कहने का मतलब 15% जो है एनुअल आउटले ऑफ फंड्स जो है मस्ट बी यूटिलाइज्ड ऑन, 15% जो है हर साल का जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए बाय उन एरियाज़ में सोशल कास्ट पॉपुलेशन के द्वारा। ठीक है, तो उनके लिए जो है इसे यूज़ करना चाहिए 15%। उसके बाद 7.5% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशंस के लिए इसे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो ये जो स्कीम है वो किसके अंडर में आती है? तो ये आती है फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है, आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और स्कीम कब चालू हुई थी? 1993 में। सो इन स्टार्टिंग ₹5 लाख इन 1993 टू 1994। तो शुरुआत में ये 5 लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी स्कीम, 2 करोड़ रुपए हो गई थी 1999 में। इसके अलावा 5 करोड़ हो गई थी ये तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है इस स्कीम में जो है अमाउंट जो है वो ऐसी बढ़ती गई लगातार
1994 में, उसके बाद 1999 में और उसके बाद 2012 के लगभग में। तो इस समय से अब इसका जो है 2012 के बाद से 5 करोड़ रुपए जो है वो चलता आ रहा है। इस स्कीम के अंदर जो भी अमाउंट डिसबर्स करती है, ये जो MOSPI जो कि अभी हमने डिस्कस करा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्री है वो डिसबर्स करती है फ़ंड को। किसके इसमें? तो डिसबर्स करती है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के लिए, नॉट डायरेक्टली टू MPs, और MPs को डायरेक्ट नहीं देती है, ठीक है। इसके अलावा फंड्स आर नॉट लैप्सेबल इन नेचर, मतलब कि आज अगर फंड्स आया है, लगभग अगर मान लीजिए कि आज फंड्स आया है इस साल के लिए 5 करोड़ रुपए एक MP का, तो ये फंड्स अगर यूज़ नहीं होगा, मतलब मान लीजिए इसमें से 2 करोड़ यूज़ हो गया तो 3 करोड़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 5 करोड़ आएगा, तो अब इसके पास 8 करोड़ हो गया। तो ये फंड्स जो है वो लैप्सेबल नहीं होगा, अब 8 करोड़ रुपए रहेगा। तो इस प्रकार से जो है वो फंड्स रहता है। इसके अलावा टॉप स्टेट्स विथ हाईएस्ट यूटिलाइजेशन रिलीज फंड रेशो आर तेलंगाना है। तेलंगाना जैसा स्टेट है जहाँ पे इसका हाईएस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है। सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है। अगर आप अब देख रहे होंगे यहाँ 101% कैसे यूज़ हो गया, अगर 100% रहता है तो फ्रेंड्स की हर साल जो है, जैसे कि यहाँ पे किसी साल बच जाता है, तो मान लीजिए उस साल का तो पूरा इन्होंने 5 करोड़ यूज़ कर दिया जिस साल का आया था, लेकिन पिछले साल का भी अगर कुछ बचा था तो उसमें से भी इन्होंने थोड़ा बहुत यूज़ करा, तो वैसे वो 101% हो जाता है, या 100% से बढ़ता जो ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि MP लेट्स फंड जो है वो कई सारे सेक्टर्स में जो है इनकी इन्वेस्टमेंट करी गई है। तो जैसे कि रेलवे, रोडवे, पाथवे, ब्रिजेस, इसके अलावा अदर पब्लिक एक्टिविटीज़। लेकिन इसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी कम हुई है, इसकी जो फंडिंग है वो कम करी गई है, वहाँ पे जो है यूज़ नहीं करा गया है MPs के द्वारा। जैसे कि एजुकेशन हो गया फ्रेंड्स, हेल्थ हो गया फ्रेंड्स, वाटर एंड सैनिटेशन हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी फंड्स आता है मॉस्पी के द्वारा और मिनिस्ट्री के द्वारा, उसे भी मतलब प्रॉपर अलोकेशन नहीं किया जाता है, बिकॉज ऑफ कि एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एक MP बोलेगा कि ये काम करवाना है, तब जाके वो उस फंड का यूज़ करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से फंड का यूज़ नहीं कर सकता है। सो यूज़ करने के लिए भी उसे परमिशन लेनी होगी MP से। ओके फ्रेंड्स, सो इसके अलावा हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है कैन चूज़ एनी डिस्ट्रिक्ट इन हर और हिज स्टेट ऑफ इलेक्शन। राज्यसभा जो है वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूज़ कर सकता है उसके स्टेट ऑफ इलेक्शन। मान लीजिए कि आज मैं एक राज्यसभा कैंडिडेट हूँ, या तो मैंने जिस स्टेट से इलेक्शन लड़ा है या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में भी आता हूँ, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से में ही बस अपना जो है डेवलपमेंट का वर्क करूँ। मैं हो सकता हो कोई और डिस्ट्रिक्ट में जाके डेवलपमेंट वर्क करूँ, मुझ पे कोई रोक नहीं होगी अगर मैं राज्यसभा से हूँ MP तो। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा में also select work for implementation in one or more district anywhere in the country। कंट्री के किसी भी नॉमिनेटेड जो पर्सन्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको ऊपर तो स्टेट्स की भी रोक नहीं होती। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे स्टेट के अंदर ही आप कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते हैं, यहाँ आप कंट्री में किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स में फ्रेंड्स। अब इसके अलावा नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो MPs कैन also रिकमेंड वर्क ऑफ अप टू ₹25 लाख पर ईयर आउटसाइड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट ऑफ इलेक्शन टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, हारमोनी एंड एंड फ्रेटर्निटी। तो फ्रेंड्स अब जो नॉर्मल MPs हो गए, जो लोकसभा के MPs बचे, उनके बारे में ये कहना है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं उस जगह से ही वो उस जगह पे ही वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये MPs है फ्रेंड, इसमें सारे MPs आ जाएंगे, तो
वो आउटसाइड जो है वो भी कर सकते हैं। इसमें लोकसभा के लिए काफ़ी मेन अपन पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो तो आउटसाइड कर सकते हैं काफ़ी हद तक। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर अलग हट के करना है लोकसभा के एमपीज़ को, तो वो 25 लाख तक जो है हर साल जो है वो कर सकते हैं बाहर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंट डिक्लेरेशन। अभी क्या डिक्लेरेशन हुई है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है 30% कट इन दी सैलरीज ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते जो है काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत है, और जिसमें काफ़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देना पड़ रही है लोगों को, जो कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से फ्री प्रोवाइड करा रहा है जहाँ तक उन्हें पॉसिबल है, और इसके लिए उन्हें फ़ंड भी चाहिए। पीपीई जो है अवेलेबल कराना हर डॉक्टर्स के लिए, इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं या अदर ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए जो है उन्हें जो एक फ़ंड की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों को अवेलेबल कराने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 30% जो है कट किया गया है सैलरीज़ का मेंबर्स की पार्लियामेंट के। इसके अलावा 2 ईयर तक सस्पेंशन कर दिया है किस चीज़ का, तो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का जो है सस्पेंशन किया हो, और ये अमाउंट जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कोविड-19 से फाइट करने के लिए। नाउ अब ये डिक्लेरेशन होने के बाद अपोजिशन पार्टी ने इसका अपोज किया, जिसके चलते, और क्यों करा अपोजिशन पार्टी में अपोज, ये मेन क्वेश्चन है। तो वो इसीलिए करा फ्रेंड्स कि जो है मनी जो है मोर मनी इट्स पॉलिटिकल, क्योंकि जो है सेंटर क्या कर सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो अपने ही स्टेट्स में जहाँ उनकी रूलिंग पार्टी अभी राज कर रही है, जैसे कि कहा जा सकता है गुजरात में आज सेंटर में बीजेपी है, तो गुजरात में भी बीजेपी है मान लीजिए, तो वहाँ पे भी है, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू, जैसा कि मैं जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि केरला में ऐसा हुआ भी है कि गुजरात वालों को कम केस होने के बाद भी ज़्यादा पैसा दिया गया, और केरला में अगर ज़्यादा केस हैं तो भी उन्हें कम पैसा दिया गया, जो सेंटर के द्वारा दिया जाता है फंड, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे सही नहीं थी, क्योंकि सेंटर को अलोकेट करना चाहिए एज़ पर केसेस, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। इसके लिए अपोज करा गया था जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कि वो खुद से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अब रीजंस फॉर सस्पेंशन में। रीजंस फॉर सस्पेंशन में तो रीजंस क्या है, इट इज़ अ गुड स्टेप बट इट शुड बी कम्प्लीटली एबॉलिश्ड। इसे कम्प्लीटली एबॉलिश कर देना चाहिए। कई सारे लोग ये मतलब ये कहना है, अभी कुछ दिन पहले ये मैंने लिया है द हिंदू आर्टिकल्स में से, जहाँ पे 5 पॉइंट्स कहे गए थे एक प्रोफेसर के द्वारा आईआईएम में, कि आईआईएम के प्रोफेसर के द्वारा कि जो है वो ऐसा करना चाहिए कि इस स्कीम को हमेशा के लिए सस्पेंड करना चाहिए, और उसके पीछे उन्होंने 5 रीजंस दिए थे। जैसे कि फर्स्ट, इट वायलेट्स दी कार्डिनल प्रिंसिपल। ये कार्डिनल प्रिंसिपल को जो है वायलेट करता है, जिसमें जो कि ये कहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है लेकिन हम जानते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि हमारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, इन तीनों को अपना अपने एरिया में वर्क करना चाहिए। बाकी जिसका जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर ये कॉन्सेप्ट जो कि सब अपने अपने एरिया में वर्क करें, लेकिन यहाँ पे जब अगर आप जो है हर एक एमपी को दे देंगे, तो इसमें एमपी में एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं, मिनिस्टर्स के अलावा जो भी लॉ भी बनाते हैं, लॉ बनाने वाले लोग भी इसमें शामिल हो गए, एमपीज़ में तो सारे ही लोग। तो एमपी को आपने वो पावर दे दी कि आप डेवलपमेंट कराइए, आप इम्प्लीमेंट करिए, कोई भी चीज़ को डेवलप करिए किसी चीज़ को, तो इनके पास वो पावर आ जाती है कि ये जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं किसकी पावर में, एग्जीक्यूटिव की पावर में। जबकि काम इनका है सिर्फ लॉ बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का, डेवलपमेंट कराने का जो काम है वो सब एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन यहाँ पे जो है ओवरलैप हो रहा है वर्क का। सेकंड, हम देखते हैं कि जो सीएजी है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है इंडिया में, जो कि सारी रिपोर्ट्स चेक करता है, जो भी फंड डिसबर्स होता है किसी भी मिनिस्ट्री से, उसका यूटिलाइजेशन को चेक करता है कि ये सही यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। इसके चलते जो है
यहाँ पे सीएजी ने भी देखा है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। 49 to 90% ही जो है फंड वो यूटिलाइज हो पाता है, और इसके चलते जो है कह सकते हैं इसमें से भी जो है जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसका 78% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि वो जो सेट्स पहले से ही क्रिएट हो रखी होती हैं उसमें जो है उसको ही इम्प्रूव करने का वर्क होता है, और ये भी सब स्टैंडर्ड का वर्क होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा जो है असेट्स क्रिएशन के लिए ये स्कीम बनाई गई थी, लेकिन इसका ही काम वो नहीं हो रहा है, जबकि ऑलरेडी जो असेट्स अभी अस्तित्व में हैं उनको ही जो है वो कर रहे हैं ये बढ़ावा। असेट्स मतलब संपत्ति फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दी गैप्स इन यूटिलाइजेशन। यहाँ पे यूटिलाइजेशन में गैप जो कि हमने यहाँ पे भी देखा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 2014 से 2018 में जो फंड मिला उसमें से 508 एमपी बस ऐसे थे जिन्होंने अपने फ़ंड का प्रॉपर इस्तेमाल किया, नहीं की मतलब 35 एमपी, सॉरी 35 एमपी ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने सही इस्तेमाल करा, पूरा इस्तेमाल कर लिया उस फंड को। लेकिन यहाँ पे 508 एमपी ऐसे थे जो कि मेजॉरिटी में थे कि जिन्होंने अपना फ़ंड पूरी तरीके से यूज़ नहीं करा, जबकि ये नॉन लैप्सेबल फ़ंड है, तो ऐसे ही उन्हें यूज़ करना चाहिए। तो ये एक थर्ड रीज़न है कि इसका सस्पेंशन होना चाहिए। थर्ड, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ये है कि फ़ंड आल्सो यूज्ड टू अपीस और ऑब्लिग। जो फंड है वो अपीस करने के लिए और ऑब्लिग करने के लिए टू सेट्स ऑफ पीपल, इनको जो है वो फंड दिया जाता है। ओपिनियन मेकर्स होते हैं जो, या फिर ओपिनियन इन्फ्लुएंसर होते हैं। इसके अलावा फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। इन सबको जो है वो फंड दिया जाता है, इन दोनों साइड्स ऑफ को पीपल को। तो और हमने कई बार देखा है कि इसके जो ये जो लोग होते हैं वो तो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं और क्लोज़ रिलेटिव होते हैं उस एरिया के एमपी के, जिसको ये फ़ंड दिया जा रहा है, और जो कि ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास है। कई कई जो है या बहुत कम बोल लें कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो इसका विरोध करती हैं कि ये या फिर ख़िलाफ़ में जाके एमपी के जो है एक्शंस लेती हैं और अपने हिसाब से जो है इस फंड को अच्छे कामों में यूज़ करती हैं। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये नहीं देखा जाता है, और हमेशा ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है एमपी जो है मिले हुए होते हैं। सो ये जो है काफ़ी हद तक हार्मफुल है कि आप जनता का पैसा ले रहे हैं और उसके बाद उनके लिए वर्क भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ दी लीगलिटी इशू आता है। तो अब ये कितना लीगल है, क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट में, अगर इतना ही अच्छा नहीं था तो क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करा। तो यहाँ पे पिटिशन्स डाली गई हैं 1999 में, 2000 में, 2003, 2004, 2005, इन सब में जो है फ्रेंड्स वो सब पिटिशन डाली हैं लोगों ने। लेकिन इसका कंबाइंड जजमेंट आता कब है, 2010 में। और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो फंड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड नहीं है, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ हद तक लोगों के काम भी आता है। तो कुछ हद तक हम मान ही सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसकी जगह मिनिस्ट्री कोई स्कीम बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करे, कम से कम उसके लिए अकाउंटेबल तो होगी वो, बजाय कि इसके लिए जो कि मनी डिसबर्स कर दी जाती है और उसका कोई प्रॉपर मोटो नहीं होता है कि उसको एमपी अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो उसके बजाय कि यही पैसा स्कीम में लग जाए। तो फ्रेंड्स ये हम वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि इसे अगर हम चाहें तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जो अभी तक एससी ने डिक्लेयर करा हुआ है इसे, तो उसे हटाना चाहिए और इसके अलावा इसे सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर रख रहे भी तो फिर एक ऐसा कुछ मोटो बना के रखना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसफरेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जनता को पता चल सके या किसी को भी पता चल सके, जो आरटीआई के थ्रू भी हम इसके एक्सेस ले सकते हैं कि हमारे एमपी को मिला हुआ पैसा ये कहाँ यूज़ हुआ है, कम से कम हम ये जान सकें, इन चीज़ों के बारे में जान सकें। या फिर एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को थोड़ी पावर देना चाहिए इस मामले में कि वो अपने हिसाब से काम कर सके उन पैसों से। तो फ्रेंड्स इस टाइप के अगर हम वे फॉरवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं इन सब में।
ठीक है। तो फ्रेंड्स आप भी वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरे हिसाब से इतना ना सफिशिएंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या फिर आप खुद से इसको पूरा करिएगा। और ये प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जो कि काफ़ी काम आएगा आपको। सो फ्रेंड्स आज के लिए मेरा लेक्चर यहीं तक था। तो फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। और देखना ना भूलिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएससी या यूपीएससी या दूसरी भी, अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशन कहीं भी काम आता है, यूपीएससी खैर और पीएससी में तो देखना ज़रूरी ही है। तो मैं डेली एक लेक्चर डालता हूँ, अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज़ लेक्चर के अपडेट्स मिलते रहें। तो अभी मेरी सीरीज़ से जुड़ने के लिए प्लीज़ देखिए मेरे लेक्चर्स और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय फ्रेंड्स।